हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जो है हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी। और इससे पहले की वीडियो में हमने इसके कुछ सवाल कर लिए थे। 5 सवाल हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सवाल नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि एक ही हमें संख्या दे दी और एक ही संख्या दे दी, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है ये हमें ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्या के बारे में पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होती है इसको समझते हैं पहले। भाज्य संख्या, तो पहले भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाई। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, देखो भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या या ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। दो से अधिक गुणनखंड कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले कि वो संख्या स्वयं से विभाजित होती हो, वो संख्या 1 से विभाजित होती है और एक अन्य से विभाजित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या वह संख्या जो 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 वन से स्वयं से स्वयं स्वयं से स्वयं से तथा तथा अन्य से विभाजित होती है। अन्य से विभाजित होती है। विभाजित होती है। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या की एक परिभाषा होगी। अब इसके आधार पर जो है आप इस सवाल को देखो, अभी समझेंगे किस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट वो समझते हैं। तो ये तो हमने अभी भाज्य संख्या की एक क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। अब देखो, हमें जो सवाल में दे रखी है वो संख्या क्या क्या दे रखी है। देखो, अब सबसे पहले एक चीज समझो। देखो, यहां से यहां तक और ये हो गया, और यहां से देखो, यहां से यहां तक, जैसे कि पहली संख्या देखो। अब हम हल करते हैं इसका, यहां पर हम लिखेंगे हल। तो पहली जो संख्या हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो जैसे कि हमें दे रखा है ये 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13। तो यदि हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पर कुल पद कितने हैं, पदों की अगर हम बात करेंगे तो एक पद तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा और एक पद ये। तो कुल पद यानी ये कुल पद मतलब टर्म, वो कितनी है, 2। एक इधर है और एक इधर, 2 टर्म है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन 2 टर्म में हम एक चीज देखेंगे, यहाँ भी 13 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो 13 दोनों टर्म में से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां से हम सिर्फ इतना बता दें कि पद जो है इसमें 2 है। अब इन पद में से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलो अब देखो, इधर समझते हैं जो पहली संख्या में दे रखी है उस संख्या में पहले हम लिख लेते हैं। देखो भी, तो संख्या में दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 11 और फिर 13 और प्लस के 13, ये हमें संख्या दे रखी है, वो संख्या हमने लिखी। अब देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो, एक पद तो इसमें ये है और एक पद इसमें ये दे रखे हैं। पद जहां भी प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो वहां से हमारे जो पद है वो डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई वाली संख्या पदों में काउंट नहीं होती है, तो एक ही पद होता है इतना, और एक पद, ये 2 पद है। तो यहां से हम देखेंगे 13 इधर भी है इधर भी। तो 13 हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। 13 दोनों में से जो कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक तो 7 बचा और मल्टीप्लाई 11, और ये 13 तो बाहर आ गया, यहाँ से प्लस और 13 13, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। क्योंकि यहाँ से जो है इनकी, यहाँ से 13 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 13 13। अब देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, इसमें चाहे तो आप इसकी गुणा कर लो। यहाँ हमने लिखा 13, अब 11 7 77 और प्लस का कितना हो गया, 1। तो अब हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो बराबर, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 78 78। अब चाहे तो इनकी गुणा कर लो या ऐसे लिखा रहे हैं, तो बस हमें तो क्या बताना है इसका। हमें देखो, इसमें डायरेक्ट आंसर तो देना नहीं, हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी सवाल में, क्योंकि उसमें पूछा क्यों, कि भाज्य संख्या क्यों है, वो हमें बताना है। तो इस सवाल में क्या लिखनी है, हमें स्टेटमेंट लिखनी है। तो हमने क्या कर लिया, देखो ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये कोई संख्या लिखी है हमारे पास।
अब हमने तुम्हें ये बताया था कि भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो 1 से घटे, है ना, 1 से घटे या स्वयं से घटे और अन्य से घटे। तो देखो ये जो 78 है ये 1 से भी घट रहा है, ठीक है, और ये स्वयं से भी घट रहा है, और इसके अलावा ये अन्य संख्या से घट रहा है। अन्य संख्या क्या है 13, तो ये 13 से भी घट रहा है, तो इसलिए ये भाज्य है। तो यही स्टेटमेंट हमें लिखनी है यहाँ पर कि ये जो संख्या हमारी भाज्य है, क्यों है वो देखते हैं। देखो हम लिखेंगे कि यह संख्या चूंकि, ऐसे लिखो, चूंकि यह संख्या कौन सी, जो 78 दिया है यहाँ पर, यह संख्या मतलब जो 78 है, यह संख्या 1 से, देखो भी, है ना, यह संख्या किससे घटती है, 1 से घट रही है। 1 से कोमा लगा लिखो, स्वयं अच्छा यह लिखा जाएगा स्वयं, हमने गलत लिख दिया, स्वयं। चलो भाई देखो, स्वयं से तथा आगे क्या लिखा है, देखो अन्य से, और अन्य इसमें सवाल में क्या दे रखा है, अन्य यहाँ पर दे रखा है 13, तो या तो 13 लिख लो यहाँ पर, या अन्य से, तथा अन्य से क्या है, विभाजित है, अन्य से विभाजित है या अन्य से विभाजित होती है ना, तथा अन्य से विभाजित है। इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक क्या है ना, यह जो संख्या है इसे क्या है, भाज्य संख्या। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, बस ये जो है सब। अभी हमने एक पार्ट करा इसका, अब देखो दूसरा पार्ट करते हैं इसका। अब देखो दूसरा पार्ट जो है उसको पहले उतार लेते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट उतारते हैं, देखो इधर कर लेते हैं दूसरा पार्ट। यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है अभी, देखो 7 मल्टीप्लाई 6, फिर 5 4 3 2 और 1 और प्लस के 5, ये संख्या है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक पद तो हमारा इधर का दे दिया, क्योंकि ये तो सब गुणा में ही है ना, तो एक पद तो ये वाली संख्या है इधर की, ये पूरा एक पद काउंट होगा, और प्लस दे रखा है यहाँ पर, और 5, तो एक पद इधर का है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम देखें कि इधर भी 5 है और इस वाले पद में भी 5 आ रहा है, दोनों पद में 5 आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले ले, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 6, ये 5 तो आ गया बाहर, क्या बचा भाई 4 3 2 1, और प्लस और देखो 5 की ना 5 तो बाहर आ गया। अब कितना यहाँ पर बचा 1। पर ये जो है, अब इनकी सबकी हम गुणा करेंगे, इनकी गुणा करने के बाद प्लस के 1 कर देंगे, तो एक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। एक संख्या हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। या तो आप इनकी गुणा कर लो, और गुणा भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है, क्योंकि हमें तो आंसर स्टेटमेंट में देना है। संख्या क्या होगी, संख्या इनको गुणा करने पर, इसको 1 जोड़ने पर तब वो संख्या प्राप्त होगी। तो आप इसको इतना भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखनी है अपनी। स्टेटमेंट क्या लिखनी है, जो स्टेटमेंट हमने इधर लिखी वही स्टेटमेंट इधर आ जाएगी, तो वही स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। देखो भाई वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, क्योंकि यह संख्या, और संख्या का मतलब है कि इनकी सबकी गुणा करनी है और प्लस 1 करना है, तो उसे हम संख्या बोलेंगे। तो यह संख्या 1 से, यहां पर हम लिखेंगे 1 से, कोमा लगा के लिखेंगे, स्वयं से तथा अन्य से कह दो, या इस 5 से, अन्य का मतलब यहाँ 5 से है, तथा अन्य से भी विभाजित है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, और यही हमें इसमें देखना था, सीधे करके दिखाना था, व्याख्या करनी थी इसकी। तो ये व्याख्या हमने करनी दोनों तरफ। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया हो, इस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है। चलिए अगला सवाल करते हैं।
देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद में पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो एक वृत्ताकार पथ, मतलब एक इस टाइप से जो है एक वृत्ताकार जो है क्या है, एक पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है। अब यहां पर जो है देखो, एक तो सोनिया नाम की कोई लड़की है और एक रवि है, ठीक है, मतलब यहां पर सोनिया है, सोनिया, और एक रवि है। अब ये क्या करते हैं, देखो जैसे सोनिया है तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया ने जो है, जैसे सोनिया जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो सोनिया ने जो ना एक चक्कर पूरा किया, सोनिया ने एक चक्कर पूरा किया तो 18 मिनट। देखो सोनिया की अगर हम बात करें ना, सोनिया की अगर हम बात करें तो उसने एक चक्कर पूरा किया तो 18 मिनट, सॉरी कितने 18 मिनट लगते हैं उसको। फिर उसके बाद फिर क्या होता, फिर देखो एक चक्कर सोनिया ने पूरा कर लिया तो उसे जो है 18 मिनट लगे। फिर दूसरा चक्कर करा सोनिया ने इस प्रकार से, तो फिर 18 मिनट लगे। तो हम ये देख रहे हैं कि दो चक्कर जब सोनिया ने लगाए तो उसको 18 कितने हो गए, 36 मिनट लगते हैं इसको, यहाँ 36 मिनट लगे उसको। अगर हम बात करें रवि की, जैसे रवि है, तो रवि की अगर हम बात करें तो रवि ने जो है ना, जैसे एक चक्कर रवि भी देखो, जैसे सपोज करो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान चलना स्टार्ट कर रहे हैं और समय भी एक ही है, तो रवि ने भी जो है यहाँ से स्टार्ट कराई। जो रवि नाम का जो लड़का है ना, एक रवि है ये, और ये जो है ये भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है, तो रवि ने एक चक्कर पूरा करा तो उसके 12 मिनट लगे, क्योंकि सवाल में लिखा रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। फिर रवि ने फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर दोबारा से 12 मिनट लगे इसको। फिर हमें देखेंगे कि रवि ने फिर तीसरा चक्कर लगाया, जब रवि तीसरा चक्कर लगाएगा एक और, तो फिर उसको 12 मिनट लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 दूनी 24 12 36, मतलब जो है सोनिया तो 2 चक्कर काट रही है और रवि जो है 3 चक्कर काट रहा है। तो जब सोनिया 2 चक्कर काटती है तो 36 मिनट लगते हैं, इसी प्रकार से रवि 3 चक्कर काटता है तो 36 मिनट लगती है। तो दोनों का जो समय है वो कब, देखो ये जो है 2 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट ले गया, रवि 3 चक्कर पूरा करने में जो है 36 मिनट का समय ले लिया है। तो अब 36 मिनट के बाद जो है पुनः दोबारा से मिल जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे 36 मिनट के बाद, क्योंकि रवि को 3 चक्कर काटने पड़ेंगे, सोनिया को 2 चक्कर, और फिर वो यहीं पर आ जाएंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे फिर दोनों में। तो ये सवाल जो है और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है उसको हम समझेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। देखो जो तरीका है आपका, ये चित्र आपको बनाना नहीं सीखे, समझाने के लिए था। देखो यहां से अब इसका हल करते हैं। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है आपको समझनी पड़ेगी, जो सवाल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। देखो तो सबसे पहले दे रखा है कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। देखो भाई सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट का समय लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहां पर लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना भी 18 मिनट। चलो अब इसको रफ कर देते हैं, तो सब समझाने के लिए था आपको। 18 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार से अब लिखेंगे रवि के बारे में। वे रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। इसको 12 मिनट लगते हैं। अब देखो इसको 12 मिनट लगते हैं। अब दोनों जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे, वो समय हमें बताना है, ठीक है ना। तो दोनों का या दोनों के यहाँ पर लिखेंगे हम,
दोनों, है ना, दोनों का एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर मिलने का समय, क्योंकि हमें समय याद करना है, एक ही स्थान पर मिलने का समय, है ना, एक ही स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय, समय बराबर, तो समय कितना होगा वो हमें बताना है। देखो भाई इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें जो है हमें, देखो पहली संख्या 18 दे रखी है ना, पहली 18 मिनट लग रहे थे इसको, और दूसरे को क्या लग रहे थे, 12 मिनट लग रहे थे। तो हमें क्या निकालना है इनका, देखो भाई 18 और दूसरा क्या है भाई, 18 और 12 दो दो है, तो हम लिखेंगे 18 मिनट, है ना, 18 व 12 मिनट, तो 18 तथा 12 का लैस है ना, ये किसके बराबर होगा, हमें लैसे निकालना है। लैसे क्यों निकालना है, क्योंकि कम से कम, है ना, कम से कम पे 18 मिनट के बाद दोनों मिल रहे हैं, इसलिए हमें क्या निकालना है, इसका मैसे निकालना है, क्योंकि जो है कम से कम 18, है ना, क्योंकि इसको 2 चक्कर लगा रहे थे, 3 चक्कर लगा रहे थे, तो कम से कम 18 मिनट के बाद जो है दोनों मिल रहे थे, सॉरी 36 मिनट के बाद दोनों मिल रहे थे, तो कम से कम जो समय है इनका दोनों का एक जगह मिलने का है, वो क्या है, कम से कम के लिए हम क्या निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। तो हम लिख लेंगे 12 तथा 18 का हम क्या निकालेंगे, लैसे। तो यहाँ पर जैसे कि 12 और 18 है, इनका हम लैसे निकाल देते हैं। तो देखो 12 ये लिखा है, जैसे कि 18 और यहाँ पर 12, ये संख्या है हमारे पास 18 और 12, इनका हमने लैसे निकाल देना है। तो पहले जो है इसके फैक्टर कर लेते, 2 से करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 9 और 2 तिया 6, और फिर 3 से करेंगे तो 3 ही करना, 3 तिया 9 और 1, और 3 से करेंगे तो 1,1, ये वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे लैसे जो होगा इसका वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका लैसे बराबर, है ना, का लैसे होगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं हम समय, है ना, दोनों का समय। देखो ये जो है आप एक साइड में लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर लिखेंगे आप बराबर का निशान, 18 व 12 का लैसे, है ना। तो लैसे बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसके टुकड़े देख लो कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 या 12 या 36, तो बराबर लिख देंगे 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद जो है तो दोनों क्या मिलेंगे, वो दोनों दोबारा से मिल जाएंगे एक जगह। देखो दोनों का एक ही स्थान में मिलने का जो समय है वो 36 मिनट है। तो इस प्रकार से जो है हमें इसको डिटेल में करना होगा। तो ये जो सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 पूरा होगा, और ये जो है आपका लास्ट सवाल था जो कि कंप्लीट हो चुका है। देखो ये सवाल तो आपका पूरा हो गया। अब इसके जो है एग्जाम में आपके ये प्रश्न आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने के लिए जो है ना, वो उसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वे जरूर जो है आपको हम करा रहे हैं आपको भी। देखो इसके एग्जाम्पल ही हम करेंगे, तो अब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे, देखो जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला उदाहरण करते हैं। अब इसका उदाहरण करेंगे हम। देखो तो देखो उदाहरण नंबर 1 जो हमारी प्रश्नावली है 1.1, इसका उदाहरण नंबर 1 करते हैं। और उदाहरण नंबर 1 क्या है, देखो उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर जो है आपको करने हैं। देखो इसमें लिखा है कि संख्याओं, पहला उदाहरण कर रहे हैं कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जो 4 की घात n है उस पर हमें विचार करना है, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार का जो है हमने एक सवाल भी किया था, यहाँ पर 4 है और 4 की जगह यहाँ 6 लिखा हुआ था, और सेम सवाल था इसी प्रकार से। और इस टाइप के सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आते जरूर है। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि हर साल इस टाइप का सवाल आते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर जो है हमने लिखा इसका हल। अब इसका देखो हम हल करते हैं। देखो हल जो है सबसे पहले लिखा है 4 की घात n। देखो पहले तो समझेंगे कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें ये तो पता चलेगा कि भाई n बराबर जो है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये अनंत तक जो है। तो ये n का मान है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये होती है n। तो n का मान तो जो है हमें पता चल गया। अब देखेंगे कि 4 की घात n का मतलब क्या होता है। देखो 4 की घात n, 4 की घात कितनी लिखी है भाई, n लिखी है।
तो ठीक है भाई, 4 की घात n। अब n की जगह ये मान रखना स्टार्ट करो आप, 4 की घात जो n है, n की जगह जो है हम ये मान स्टार्ट जो है रखते हैं। तो 4 की घात n देखो भाई, अब इसमें देखो 4 की घात, अब n की जगह पहले हमने 1 रखा, तो 4 की घात तो 4 आ जाएगा भाई। 4 की घात अब हमने 2 लिखा, तो 4 तो कितना हो जाएगा 16, फिर 4 की घात 3 आ गया, तो 4 तो 16 चौका 64, फिर 4 की घात 4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 256, ये यहाँ पर हो जाएगा 256। तो वो इसी प्रकार से जो है और भी संख्या चलती रहेगी और रिजल्ट भी चलते रहेंगे। तो आप एक चीज देखेंगे कि देखो सवाल में क्या बात कही गई कि हमें जो है कोई ऐसा मान बताना है इस n का कि जिसके लिए 4 की घात n अंक जो है शून्य पर समाप्त, तो शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि जो लास्ट वाला अंक है इसकी, ये वाली जो यूनिट है वो 0 आना चाहिए। कि ऐसी कोई संख्या है वो हमें बतानी है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो लास्ट में तो 0 नहीं आ रहा है। जब लास्ट में 0 नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई संख्या है नहीं है, लेकिन ये बात हमें सीधे करके इसको बतानी है, ठीक है ना। तो जो है ऐसी जो है कोई संख्या है ही नहीं, देखो इस प्रकार से। चलो अब देखो इसमें लिखना क्या है, क्या डिटेल लिखनी है वो हम इसे विस्तार से लिखते हैं। देखो देखो भाई, सबसे पहले जो सवाल में लिखा है वही लिखेंगे। देखो शुरू में क्या लिखा है कि 4 की घात n लिखा है जैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 की घात n। 4 की घात क्या लिखा है जैसे, 4 की घात जो है n लिखी है, तो हमने लिख दिया 4 की घात n। अब देखो 4 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात n का अगर हम बात करें, 4 की घात जैसे n लिखी है, इसका मतलब क्या होगा, देखो 4 का अगर हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं 4 के, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 की घात भी n हो जाएगा। बात तो वही। अब देखो हमें 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या कंडीशन होती है, 0 लाने के लिए दो, देखो 2 तो हमारे पास है यहाँ पर एक ऑलरेडी, लेकिन 0 लास्ट का अंक 0 कब हो सकता है, जब इसके साथ यदि हम 5 कर दे, 2 पंजे 10, इनकी गुणा करेंगे 10 और लास्ट का अंक डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो सवाल में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो 2 तो हमारे पास है, इस वाले 2 की जगह यदि 5 होता, तो ये जो है हमारी जो स्टेटमेंट सवाल में लिखी है वो ठीक हो जाती कि वो लास्ट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता। लेकिन ऐसा सवाल में दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो ये जो है हम ये कह सकते हैं कि शून्य पर ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो वही स्टेटमेंट हमें लिखनी है कि 2 इस वाले 2 की जगह 5 आना चाहिए था। चलो देखो अब इसमें लिखना क्या, वो स्टेटमेंट हमें लिखनी है। देखो हम लिखेंगे चूंकि 4 क्या है, अभाज्य, देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड, हम कह सकते हैं कि 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 है। हम लिखेंगे चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, 2 गुना 2 है, 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 है, जबकि देखो भाई, जबकि 0 पर समाप्त करना है हमें, तो 0 पर समाप्त होने के लिए है ना, जबकि क्योंकि हमें 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होने के लिए या करने के लिए है ना, 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए है ना, 4 के जो गुणनखंड आने चाहिए थे वो क्या होना चाहिए, 2 गुना कम से कम एक ऐसा गुणनखंड होता है या ऐसा गुणनखंड होता है जिसमें 2 गुना 5 आ जाता है, तो वही हमें लिखना है। जो कि 0 पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में है ना, के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में देखो भाई, 4 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार है ना, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 है ना, 2 गुणा 5 होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए। जब 2 गुणा 5 होगा तभी तो लास्ट का डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा, तो 2 गुणा 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए है ना, अतः अब लिखेंगे हम अतः किसी
किसी प्राकृत, जो इसमें लिखा है देखो, प्राकृत, किसी प्राकृत प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए 4 की घात n, है ना, 4 की घात n, सॉरी 4 की घात 0, n के लिए 4 की घात n, हाँ 4 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, है ना। 4 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई ये जो है हमें स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से, इस टाइप का सवाल जो है अगर आता है तो आपको ये स्टेटमेंट करनी है, इस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ 4 की घात लिख दिया n, अब सवाल में 4 की जगह यहाँ 7 की घात n आ सकता है, नहीं तो 12 की घात n आ सकता है, 18 की घात n आ सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 की घात जो है क्या आ सकता है भाई, 10 की घात n आ सकता है, मतलब कुछ भी संख्या आ सकती है। अधिकतर देखो इसके अलावा 12 की घात n आ सकता है, तो आपको इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक होमवर्क का एक सवाल है, सवाल यही रहेगा भाई 4 की घात जो है ना, SW में बता रहे हैं आपको जो करना है, 4 की घात n के लिए, जहाँ 4 की जगह आपको लिखना है 12 की घात n, तो 12 की घात n के लिए ये सवाल आपको घर से करना है। देखो इस टाइप का सवाल बोर्ड में आ सकता है कि 12 की घात n के लिए उस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो ये बताना 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो आपको इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिखनी है। चलो ये जो है उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आगे उदाहरण करते हैं, कल एग्जाम की करते हैं हम। चलिए भाई देखो, अब उदाहरण नंबर 2 करते हैं। इससे अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि संख्या 6 और 20 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले जहां पर बात करें कि अभाज्य गुणनखंड की, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में हमें सबसे पहले जो संख्या हमें दे रखी है उनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो अब इसका हम करते हैं हल। तो सबसे पहले जो दे रखा है संख्या दे रखी है 6 और 20, 6 और 20, तो सबसे पहले 6 के टुकड़े कर लेते हैं भाई। 6 के हमने गुणनखंड करे 2 से करेंगे, तो 2 3 6 और फिर 3 नहीं करना, 3 ही आ गया। अब इसी प्रकार से हमने 20 के गुणनखंड करे, तो यहाँ पर हमने 20 के गुणनखंड करने हैं, 2 से करेंगे 10 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 5 और 5 ही करना 5, ये आ जाएंगे, दोनों भी फैक्टर आ गए। अब इसको लिख लेते हैं, देखो जो भी 6 के गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 3, ठीक है भाई। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड देख लो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें HCF और LCM निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है उस संख्या को देख लो, 2 जो है दोनों में आ गया है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम बोलते हैं HCF। तो हम कह सकते हैं भाई कि HCF और HCF हमने किसका निकाला है, एक तो 6 का निकाला है और एक 20 का निकाला है, तो 6 और 20 का जो HCF आया है वो ब्रैकेट में करके लिख दो। अब इसमें क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है तो वो HCF हो जाएगा, यही हमारे इसका आंसर होगा। अब निकालना है LCM, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM। अच्छा LCM किसका निकाल रहे हैं हम, 6 का निकाल रहे हैं और 20 का, तो ब्रैकेट में करके लिख दो। अब इसमें हमें क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो, ठीक है भाई। जो बच गया है, बची हुई संख्या उसको भी लिख दो भाई। जैसे ऊपर वाली संख्या में 3 बच गया है, इसको लिख दो भाई, गुणा का निशान, नीचे 2 लिखे और 5, तो 2 गुणा 5 ऐसे लिख देते हैं भाई। इनकी गुणा कर देंगे, जो भी गुणा करके आएंगे वो हमारा LCM हो जाएगा। इस प्रकार से देखो भाई गुणा करते हैं, गुणा करके जो है इनका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, तो ये जो है हमारा 60 हो जाएगा। इनकी गुणा करके कितना आ गया है 60, तो ये 60, तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए ऐसे निकल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जाम्पल। देखो भाई अब एग्जाम्पल नंबर जो है इसका 3 करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, वही सवाल है इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने भी लिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 में 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, 96 का और 404 का जो है हमें क्या करना है, HCF और LCM जो है हमें ज्ञात करना है। चलिए अब देखो इसका हल देखते हैं।
देखो भाई, अब इसका हल करते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे जो भी संख्या हमें दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, उसको लिख देते हैं। तो संख्या हमारे पास दे रखा है भाई 96 और 404। 404। अब हमें क्या करना है इसके, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले इनके क्या कर लेते हैं, देखो हम क्या कर लेते हैं, जैसे 96 लिखा है तो 96 के क्या कर लो, आप फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। जैसे 2 से करा हमने तो 2 चौक कितने हो जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लेते हैं भाई, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से करा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर 2 से करा तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेगा तो 3 आ गया। फिर 3 करा 3, तो ये आ जाएंगे वैल्यू, मतलब जो इसके टू फैक्टर आ गए। तो अब इसके बाद क्या है, देखो 404 के टुकड़े कर लिए हमने। 2 से करा तो 2 दूनी 4 0, 2 ही करा 2। फिर 2 से कर लो भाई, तो 2 ही करा 2 0 1, तो ये आ जाएंगे। और फिर 101 अपने आप में एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये इसके फैक्टर आ गए दोनों के। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो भैया अब जो है 96, जो 96 के जो फैक्टर आ रहे हैं इसको लिख लेते हैं। देखो भैया आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर आ रहे हैं, फिर कितना भी 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, और गुणा 3, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है भाई। अब इसके बाद आ रहे हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 404 के क्या भाई, 2 गुणा 2 है, देखो भाई 2 गुणा 2 और गुणा 101, ये है। अब सबसे पहला काम क्या है, जो दोनों में कॉमन हो उनको देख लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो संख्या ये वाली संख्या है 2, और एक ये वाली 2 संख्या है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन। जब ये कॉमन है तो यही हमारा HCF है, तो पहले वाले का आंसर तो निकल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि HCF। अच्छा HCF को अगर हम देखें कि HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो भाई HCF को हम बोलते हैं मैसे। HCF की जगह मैसे लिखा हुआ आ सकता है, तो ये की बात है, ठीक है भाई। मैसे कह दो या HCF कह दो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। और कौन कौन सी संख्या का निकाल रहे हैं भाई, 96 और 404 का। अच्छा ये देखो हम थोड़ा अलग लिख देते हैं कि भाई मैसे है ना, मैसे का मतलब ही क्या होता है, वो क्या होता है, HCF होता है ना। हिंदी में जो है मैसे बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, HCF बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो भाई अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि भाई हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 96 का और 404 का। चलो भाई ये लिख लिया हमने। अब देखो भाई इसके बाद जो है हम लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो पहला तो ये 2 और फिर ये वाला 2, तो बराबर कितना आ गया 4। तो 4 तो इसका LCM, सॉरी क्या आ गया, HCF आ गया। HCF तो आ गया इसका 4। अब हम निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं हम इसका LCM। और LCM क्या आ जाएगा, देखो भाई LCM जो होगा किसका निकाल रहे हैं, 96 का निकाल रहे हैं और 404 का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। ये वाला 2 आ गया है, लिख लो ऐसे ही, ये वाला 2 कौन दोनों में है, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ से ये बच रही संख्या कि भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, नीचे से क्या बच रहा है 101। भाई इन सबकी हमें गुणा करनी है। गुणा करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। देखो इसकी गुणा अगर हम करें तो कितनी आती है वो अभी देख लेते हैं। देखो भाई जब हम इसकी गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 9696। देखो भाई गुणा करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गुणा करके 969। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये इस प्रकार उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 4 क्या है कि संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो 6 के हम क्या कर लेते हैं, देखो इसका हम हल कर रहे हैं। तो पहले 6 के जो है गुणनखंड कर लेते हैं भाई। 6 के गुणनखंड कितने आएंगे, देखो भाई 6 लिखा है, यहाँ पे गुणनखंड करा हमने, 2 से करेंगे 2 3 6 और 3 निकला 3। इसके बाद क्या है भाई 72 है, तो 72 के टुकड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 36, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3 ही करना 3 3 3 9, ये हो जाएंगे। फिर क्या बचा अभी 120, तो 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर टुकड़े करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, 3 पंजे 15, और ये आ जाएगा 5 5। ये दो सबके क्या गए फैक्टर आ गए। देखो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि हम लिखेंगे 6, तो हम लिखेंगे 6। देखो भाई शुरू में क्या लिखा है, 6 लिखा है,
तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 6 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ रहे हैं भाई, देख लो। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भाई, 2 है गुणा 3, यही तो है 2 गुणा 3। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे भाई, 72 लिखा है जैसे, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो देखो भाई कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आ रहे हैं देखो, एक दो, ये आ रहे हैं 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा, सॉरी 2 है, फिर 2 है और फिर 3। तो देखो 72 के जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो ये हमने टुकड़े कर रखे हैं किसके, 72 के। देखो ये दे रखे हैं, तो ये जो है, ये देखो आप अगर गुणनखंड करने हैं तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, ऐसे ही कर सकते हैं। देखो चलो भाई 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इसके बाद निकालते हैं 120 वाले, जो कि ये रहे। तो यहाँ लिखेंगे 120 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर, देखो भाई क्या है भाई, देखो 2 2 2, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आ रहे हैं 3 गुणा 5, ये आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है भाई, देखो एचसीएफ निकालना है, जैसे कि पीछे हमने निकाले थे। देखो हम लिखेंगे HCF, ब्रैकेट में वो संख्या लिखो जिस संख्या के, जो नंबर के हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें देखो 6 का निकालना है, कोमा लगा दो, 72 का निकालना हो, फिर कोमा लगाकर 120 लिख दो और बराबर का चिन्ह लगा दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। इस प्रकार से लिख दो, एचसीएफ निकालना है हमें 3 संख्या का। क्या होगा, देखो भाई ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो लिख दिया भाई 2 गुणा 3, यहाँ पर भी आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, गुणा 3। बस और संख्या तो मैच होंगी इन दोनों में, तीनों में यही मैच हो रही, तीनों में। तो ये 2 3 6, इसका आ गया एचसीएफ। अब हम लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम 6, 72 और 120 का एलसीएम निकाल रहे हैं। जो चीज कॉमन है पहले तो उसको ले लो। देखो 2 2 कॉमन आ गया है और एक 3 3 कॉमन आ गया है। अब जो बचा उसको लिखो। देखो यहां से एक, ये 2 3 संख्या तो ये बच रही है, 2 गुणा 3। अब यहां से ये वाला 2 गुणा 2 और गुणा ये वाला 5। देखो 2 गुणा 2 गुणा 5, ये वाली यहां से बच रही है, ऊपर तो ये संख्या थी। चलो भाई अब इनकी हमें गुणा करनी है, गुणा करके जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जब हम इन सबकी गुणा करते हैं, देखो भाई जब गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, अभी देखते हैं। देखो भाई एलसीएम जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमने कर दी है, थोड़ा समझो इसको। देखो जब हम देखो पहले जो हमने निकाला था वो 2 संख्या में एलसीएम निकाला था, लेकिन जब 3 संख्या में एलसीएम निकालते हैं तो उसका तरीका थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पहली चीज तो हम क्या रखेंगे, जो जब तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, देखो एचसीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन वाले लिखने तीनों में। लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में ये 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 को तो हमने ये लिख लिया। इसी प्रकार से इन तीनों में एक 3 3 कॉमन आ गया भाई, 1 2 3, इस 3 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें देखेंगे कि इन दोनों में, देखो इसमें तो कुछ संख्या और है नहीं है। अब ये 2 संख्या बची है, इन दोनों में ये वाला 2 कॉमन आ गया है, तो इस 2 को जो है हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये अब 2, इन 2 में ये वाली संख्या बच रही है, तो ये वाला 2 को लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर ये वाला 2 भी देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ को लिख दो। अब ऊपर वाली संख्या से सिर्फ 3 बच रही है, तो इस 3 को लिख दो, और नीचे वाली संख्या से सिर्फ 5 बच रहा है, इस 5 को लिख दो। तो इस प्रकार से इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं। देखो 5 दिया हो जाएगा 15, है ना, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, और 30 और 30 दूनी 60, और 60 और 180, 180, 180 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360। जब इनकी सबकी गुणा करेंगे हम तो 360 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या निकाला है, 3 संख्या का एलसीएम हमें इस प्रकार से निकाला, 360 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसके हो चुके हैं। 4 एग्जाम्पल जो है इस एक्सरसाइज में 1.1 प्रश्नावली में आपको दिए थे। तो ये जो 1.1 प्रश्नावली है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे जितने भी सवाल वो हमने कर लिए और उदाहरण भी सभी कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।